आप सभी के लिए 2800 से भी ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो फॉर्म है ये आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो 7 मई से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, या ऊपर ही दिया हुआ है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 7 जून 2024, यानी लगभग आपको पूरा एक महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर और क्या दिया हुआ है। ये जो वैकेंसी है ये यूपी में निकाली गई है, उत्तर प्रदेश में निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत जो है विभिन्न विभागों यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी, ठीक है, इसके 2819 पद है। यानी कि जो सहायक अधिकारी है या फिर आप कह सकते हो अवर अभियंता है, इसके लिए 2819 पोस्ट है। और साथ में अवर अभियंता के 28 पोस्ट है। सिविल में विशेष चयन, ये जो पद है ये विशेष चयन वाला पद है। और टोटल जब आप मिला दोगे तो टोटल 2847 पोस्ट यहाँ हो जाते हैं, यानी कि 2847 पोस्ट यहाँ पर टोटल आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ऊपर आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए है ये मुख्य परीक्षा। तो फिर डायरेक्ट मुख्य परीक्षा कैसे? तो देखिए एक सिस्टम है यहाँ पर, अगर आपने पीईटी में अच्छा स्कोर किया है तो आप डायरेक्टली मुख्य परीक्षा दे सकते हैं काफी सारे एग्जाम्स में। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवर अभियंता मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के स्कोर कार्ड के हिसाब से माना जाएगा। यानी कि अगर आपने पीटी 2023 वाला दिया है उसमें जो आपका स्कोर आया है उसी के आधार पर इस परीक्षा के लिए आप लोग जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ वही लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए जिन्होंने पीटी 2023 दिया था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम यानी कि 0 नंबर या नेगेटिव में अगर आपका नंबर आया है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक सूचना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि upSSC.gov.in के माध्यम से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाकर कहीं से अप्लाई करवाते हैं तो फिर वो उनको अच्छे से पता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और क्या लिखा है। आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश, ये भी वही सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर लिखा है किस तरीके से कौन सा बटन आपको प्रेस करना है, क्या क्लिक करना है, प्रोसीड बटन क्लिक करके क्या, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। इसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म की फीस क्या होने वाली है। बहुत ही कम फॉर्म की फीस है और सभी के लिए बराबर है, चाहे आप किसी भी जाति से हो, है ना, किसी भी कैटेगरी से हो। 25 रुपए आपको फॉर्म की फीस के रूप में देना है। अदर स्टेट के भी अगर आप हैं तो भी आपको 25 रुपए ही देना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है सभी के लिए 25 रुपीज ओनली। फॉर्म का प्रिंट आउट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट के नाम क्या क्या है। जो 2800 से ज्यादा पोस्ट आई है, कौन कौन सी पोस्ट आई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में। विभागों का नाम इस तरफ दिया गया, पद नाम इस साइड दिया गया। तो देख लेते हैं। अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, उसके बाद अवर अभियंता सिविल फिर से, है ना। उसके बाद लाइन से ये अवर अभियंता सिविल की जो पोस्ट है अलग अलग तरीके से दी गई है क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग है तो पोस्ट सेम लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, इसलिए आपको अलग अलग रो में देखने को ये मिलेगा। सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी रखी गई है, 35,000 रुपए से लेकर लगभग 1,12,000 रुपए तक की आपकी सैलरी जा सकती है। इसमें कुछ पोस्ट स्थायी है यानी परमानेंट है, कुछ पोस्ट अस्थायी है। वो नोटिफिकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे, इस टेबल को देखेंगे तो साइड में लिखा है कौन सी पोस्ट स्थायी होगी और कौन सी पोस्ट अस्थायी होगी, ठीक है। ये आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, किस तरीके से आरक्षण यहाँ पर दिया गया, इसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरते तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए अवर अभियंता के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में दिया हुआ है। अवर अभियंता के पद के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो आपने। साथ में सेकंड दिया है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 साल का डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।
ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए क्या दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए प्रादेशिक सेना, अच्छा ऊपर देख लेते हैं क्या दिया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियमावली के हिसाब से यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता हो। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। बाकी अधिमानी अर्हता ये है, ये भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्या दिया गया है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हो। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल के कोर्स का डिप्लोमा किया, यानी कि इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे अवर अभियंता सिविल के लिए जो है यहाँ पर दिया है सेवा में अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी अलग अलग है। अब आगे देख लेते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर है। मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल रखी गई है। 18 से 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो ये फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट के लिए 21 साल से, जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है उत्तर प्रदेश जल निगम डिपार्टमेंट में, इसके लिए मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर रखी गई है। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए 18 साल से ही रखी गई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर अवर अभियंता सिविल के लिए जो लोक निर्माण विभाग में है, इसके लिए 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज लिमिट है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सहायक विकास अधिकारी के लिए भी 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अवर अभियंता सिविल राजकीय निर्माण निगम के लिए भी यहाँ पर आप अगर देखोगे 40 साल अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर और मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए। मतलब वही 18 से लेकर 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप किसी न किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चयन का आधार मैंने पहले ही बता दिया था कि पीईटी का अगर आपने पीईटी एग्जाम अगर आपने दिया था 2023 वाला, उसका स्कोर कार्ड आपके पास है तो यहाँ पर आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में यहाँ पर विशेष नोट दिया गया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी जरूर नोट करें। एक से ज्यादा आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट जो कि ज्यादा लाभकारी होगी वही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। अभ्यर्थी के अर्ह अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा, यानी आपका जो मतलब जो भी सारी चीजें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपकी आयु सीमा हो, जो भी हो, ये सब आयोग के हिसाब से ही होगा। आवेदन पत्र में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो उल्लेख न करने या अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर या फिर गलत या झूठ गलत सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी आप लोग सूचना दे रहे हैं, जो भी फॉर्म भरते टाइम आप लोग डेटा दे रहे हैं, वो सब आपका सही होना चाहिए। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। इसमें आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी पढ़ना चाहिए या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सब कुछ डिटेल में दिया, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 7 जून तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए CMC इंदौर के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।